नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करते हैं और ये हम OSD तकनीक के तहत करेंगे। तो चलिए समझते हैं OSD मेथड क्या होता है और इसे हम करंट अफेयर्स के साथ कैसे उपयोग में ला सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ई-कोर्ट मोबाइल सेवा ऐप, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, कितनी भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं आता है तो एक इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी तार्किकता का विकास हो सके और पता चल सके कि आप में कितनी तार्किक शक्ति है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ई-कोर्ट मोबाइल सेवा ऐप की बेहतर पहुंच के लिए इसे 14 भाषाओं में जारी किया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हैं। 14 भाषाओं में जारी किया गया है। ई-कोर्ट सेवा एप्लीकेशन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। एप्लीकेशन से कोई भी हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों के मामलों का विवरण प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 14। अब यहाँ पे दोस्तों OSD वन स्टेप डाउन तकनीक का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, मेन टर्म यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो OSD कहता है यहीं पे ही आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहली बात जानिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो संविधान का पार्ट 5 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, और इसमें आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, सुप्रीम कोर्ट के पावर, अधिकार क्षेत्र आदि से संबंधित उपबंध किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का शिलान्यास 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी दिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट है, आज का सुप्रीम कोर्ट है, 28 जनवरी 1950 से इसने कार्य करना शुरू किया था। और एक आर्टिकल और जानिए, आई लव यू। आई लव यू से मतलब है, आई का मतलब एक, लव का मतलब इसमें 4 शब्द हैं तो 4, और यू का मतलब 3 शब्द हैं तो 3। आर्टिकल 143 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है। तो ये रहा, हमने इस क्वेश्चन में OSD अप्लाई किया, थोड़े बहुत इसके बारे में फैक्ट जाने। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है GI टैग से सम्मानित लाल चावल, जिसे हाल ही में अमेरिका को निर्यात किया गया है, का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक उर्वरक के पैदा किए जाते हैं। इसे बोका चावल या बाओ धान भी कहा जाता है और इसे जून के महीने में उगाया जाता है। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा हम लोगों का A, असम। यहीं पर अब OSD अप्लाई करके इस क्वेश्चन के आसपास की कुछ थोड़ी बहुत जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से और चावल हैं जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। जोहा राइस, इसे GI टैग मिला हुआ है, असम का ही है ये भी। दूसरा है गोविंद भोग, गोविंद भोग राइस है, ये आपके वेस्ट बंगाल का है, इसे भी GI टैग मिला हुआ है। पलक, PALAK, पलक, कदन, मट्टा, ये आपका केरला का है। एक राइस है सिरागा संबा, ये आपका तमिलनाडु का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे चावल की प्रजाति जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। तो इस प्रकार हमने OSD अप्लाई किया। इस क्वेश्चन के थोड़े आसपास और भी देखा हमने कि कौन से क्षेत्र के कहाँ कहाँ के राइस हैं जिन्हें टैग मिला हुआ है। एक राइस और आप याद कर सकते हैं, तुलई पंजी, ये राइस आपका वेस्ट बंगाल का है, इसे भी GI टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से हमने देख लिया लाल चावल के सहारे कि और कौन कौन से चावल हैं जिन्हें GI टैग मिला हुआ है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे कहा जाता है OSD वन स्टेप डाउन। क्वेश्चन आप पकड़िए और उस क्वेश्चन के कुछ 1-2 टैग, ज़्यादा टैग नहीं, 1-2 टैग
लीजिए और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड भी उसका देख लीजिए। तो वन स्टेप डाउन ये एक बेहतरीन तरीका है किसी भी कंपटीशन को बीट करने का। आप लोग इसे फॉलो कीजिए, इसमें थोड़ा समय भले लग सकता है लेकिन बहुत ही कारगर अच्छा तरीका है स्टैटिक और करंट दोनों साथ साथ करने का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी माउंट निरागोंगो, जिसमें हाल ही में लगभग 2 दशकों बाद विस्फोट हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? आंसर देख लेते हैं इसका। माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसे DRC कहा जाता है, के गोमा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ज्वालामुखी आखिरी बार 2002 में फटा था। यह दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ही एक पर्वत है विरुंगा, उसी विरुंगा पर्वत श्रेणी में यह ज्वालामुखी अवस्थित है। और यहीं पे ही बताते चलें कि यहाँ पर 2 ज्वालामुखी पर्वत लगभग 13 किलोमीटर के दायरे में ही आसपास अवस्थित हैं और दोनों ही एक्टिव ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और हाल ही में इस दूसरे ज्वालामुखी से भी विस्फोट हुआ था जिसका नाम है न्यामुरागिरा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये 2 अलग अलग देश हैं। अगर आप ये अफ्रीका को देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपका ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है और इसी से लगा हुआ जस्ट एक छोटा देश और है जिसे कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और इन दोनों के बीच में कोंगो रिवर सीमा बनाती है। इनके बीच में कोंगो रिवर है जो सीमा बनाती है। इस कोंगो रिवर को पहले जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता था। ये जायरे नदी अंध महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, इसी अटलांटिक महासागर में आके गिर जाती है। किंशासा यहाँ की कैपिटल है और ये पूरे अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़े देशों में इसकी गिनती आती है एरिया के हिसाब से। दूसरा, अगर पहला देश करें जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है तो वो है अल्जीरिया। तो ये कुछ बातें हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, याद रखिएगा। यहीं पे अगर आप एक चीज़ और देख लीजिए, इसके डिस्कशन वाले पेज पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत एक बार इसे मिटा लेते हैं। यहीं पे आप ध्यान रखिए कि ज्वालामुखी का फटना जिसे इंग्लिश में इरप्ट होना कहते हैं और सक्रिय होना 2 अलग चीज़ें हैं। एक्टिव होना ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक्टिव होने के समय केवल ज्वालामुखी से आपसे धुआं, गैस, वेपर आदि ही निकलता है। ये संकेत होता है कि ज्वालामुखी फटने वाली है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, लावा निकलता है, अंदर से लावा निकलता है। मैग्मा जो धरती के अंदर जब यही रहता है तरल पदार्थ, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। जब वो ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकल के आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो जब लावा निकलने लगता है ज्वालामुखी के मुंह से, वेंट से, तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। तो एक मूलभूत संकल्पना है, इसे याद रखिएगा कि ज्वालामुखी का एक्टिव होना और इरप्ट होना 2 अलग बातें हैं। एक्टिव होने से संकेत मिल जाता है हमें कि ये आपका वोल्केनो फटने वाला है, और ऐसा ही केस यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे इसके सक्रिय होने की खबर पहले आ चुकी थी, लेकिन लापरवाही के चलते यहाँ के प्रशासन ने कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया कि ये ज्वालामुखी फटने वाला है, जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी मच गई है। जो गोमा शहर है, इस गोमा शहर में पिछले दिनों से काफ़ी अफरा तफरी का दौर है और लोग ये गोमा शहर को छोड़ के जा रहे हैं या किसी ऊंचे वाले स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे लावा ना पहुँच सके। आज का चौथा क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो भी एक इंटेलिजेंट प्यारा सा गेस करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी और एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें आपने कभी ना तो सुना है ना देखा है, उन्हें करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। आंसर देख लेते हैं इसका। टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस बार इसे जेन गुडल को दिया गया है। जेन गुडल एक नेचुरलिस्ट हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और ये चिंपैंजीज के
पुनरुत्थान के लिए काम करती हैं। इनका जन्म लंदन में हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पुरस्कार जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है और मदर टेरेसा पहली महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 1973 में। भारत की अगर बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके साथ साथ बाबा आमटे भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। ये पुरस्कार अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए अक्सर दिया जाता है। आप टेम्पल्टन से भी इसे जोड़ सकते हैं। टेम्पल अध्यात्म का केंद्र है, तो उसी में कार्य करने के लिए ये दिया जाता है। जो विभिन्न मुद्दों को अध्यात्म से जोड़ता है या अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ कार्य करता है तो उसे ये दिया जाता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 खोनोमा नेचर एंड कंजर्वेशन ट्रैगोपन सेंचुरी को दिया गया है। ये आपका नागालैंड में अवस्थित है ये सेंचुरी, और इसी सेंचुरी में खोनोमा नामक एक गांव है जो एशिया का सबसे पहला हरित ग्राम घोषित किया गया है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण इस सेंचुरी को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। यहाँ ध्यान रखिए, खोनोमा ट्राइब जो है वो आपके नागा ट्राइब के ही एक पार्ट हैं। इन्हें ही आप अंगामी ट्राइब भी कह सकते हैं, और इन्होंने सालों से प्रचलित शिकार की प्रथा परित्याग कर दिया है। इसीलिए इस खोनोमा नेचर एंड कंजर्वेशन सेंचुरी को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। यहीं पर यह भी ध्यान रखिए, ये ट्रैगोपन चिड़िया है, इसी की वजह से इसे ट्रैगोपन सेंचुरी घोषित किया गया है। वहाँ पे चिड़िया पाई जाती है और ये चिड़िया नागालैंड की स्टेट बर्ड है और ये वल्नरेबल की श्रेणी में आती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पे 1 स्टेप डाउन अप्लाई किया और आंसर के साथ साथ हमने उसके आसपास की और भी थोड़ी बहुत चीज़ों को जाना। तो दोस्तों ये रहा आज का मॉड्यूल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।